हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो कि क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th के फिजिक्स में भी ये टॉपिक है। हालांकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 11th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, इसका ये टॉपिक है। तो इसमें हम आज वीडियो में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। बट आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th के फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु एवं नाभिक। तो उसमें आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना पड़ेगा। इसके ये जो टॉपिक है ये बार बार फिजिक्स के टॉपिक में पूछा गया है पेपर में, तो ये अभी से आप तैयार कर लीजिए। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है जी। आज हम जान लेते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बात बताई, तो एक एक प्रश्नों को एक एक बातों को हम पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, एक एक करके पढ़ के सुना रहे हैं, समझाते हुए चलेंगे आपको। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि रदरफोर्ड के अनुसार, अब रदरफोर्ड के अनुसार पहली बात है क्या इन्होंने बताया, रदरफोर्ड ने हमें बताया कि परमाणु अति सूक्ष्म, गोलाकार और विद्युत उदासीन कण होता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, और क्या होता है, गोलाकार होता है, और क्या होता है, विद्युत उदासीन कण होता है। ठीक है, ये बातें बताया गया। उसके बाद क्या बात बताया गया, उसके बाद हमें यह बात बताया गया कि परमाणु का समस्त जो धनावेश होता है वह इसका द्रव्यमान जो होता है, परमाणु का टोटल द्रव्यमान जो होता है वो उसके केंद्र में होता है, तथा इस केंद्र को ही हम नाभिक कहते हैं। मतलब इस परमाणु का जो टोटल धनावेशित भाग जो होगा वो इसके नाभिक में होता है, मतलब इसके केंद्र में होगा। और इस परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान होगा, वजन जो होगा, वो भी इसके केंद्र में होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है। तीसरी बात इन्होंने ये बात बताया हमें कि नाभिक की त्रिज्या 10 टू द पावर -12 सेंटीमीटर की कोटि, और परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर की कोटि होती है। ये रदरफोर्ड ने बताया कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि नाभिक की त्रिज्या 10 टू द पावर -12 सेंटीमीटर की कोटि और परमाणु की त्रिज्या 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर की कोटि होती है। ठीक है। अगली बात इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमता है। मतलब इन्होंने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तेजी से क्या करता है, गति करता है, वो तेजी से इसमें घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो तेजी से घूमता है। अगली बात क्या बात बताया गया, अगली बात बताया गया कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। मतलब इन्होंने हमें ये बात बताया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब इन्होंने ये हमें बताया ना, रदरफोर्ड ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है ये वृत्तीय गति करता है। तो वृत्तीय गति करेगा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी, तो ये गिर जाना चाहिए, नाभिक में गिर जाना चाहिए। क्योंकि हम इतनी बात बेसिक जानते हैं कि ये हमारा परमाणु है, ये हम जानते हैं परमाणु है, और ये नाभिक है जो धनावेशित होता है, और ये जो हमारा क्या है, ये हमारी कक्षाएं हैं, और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, और जो क्या होता है, नाभिक पर धनात्मक आवेश। तो हम इतनी जानते हैं धनात्मक ऋणात्मक को अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। तो आखिर ये क्यों इसमें नहीं गिरता है, तो इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि विद्युत आकर्षण बल द्वारा ये बंधा होता है। अब विद्युत आकर्षण बल क्या होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति करेगा ना, तो तेजी से वृत्तीय गति करने के कारण यहाँ पे अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल दोनों कार्य करते हैं, और जो अपकेंद्र बल होता है वो अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाता है, F1 जो होता है F2 के बराबर हो जाता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति करता रहता है। हालांकि इतना भी डिस्कस इसमें नहीं हुआ था, बस इतनी बात आप याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो नाभिक होता है वो आपस में विद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। तो केवल रदरफोर्ड ने हमें ये 4-5 पॉइंट्स हमें बताया है। ठीक है। वैसे तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की पूरी एक बुक ही है,
जिसमें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ही बताया गया है। बट हमें उतना नहीं जानना है, क्लास 12th में हमें एक नॉर्मल जानना है कि रदरफोर्ड ने मुख्यतः क्या पॉइंट्स बताए। तो सबसे पहली तो यही बता दिए कि परमाणु अति सूक्ष्म होता है, मतलब बहुत ही छोटा होता है, गोलाकार होता है और विद्युत उदासीन कण होता है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है परमाणु पर। उसके बाद इन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त जो धनावेश भाग होता है वो उसके नाभिक में होता है, मतलब केंद्र में होता है, और केंद्र को ही हम नाभिक कहते हैं। तीसरी बात हमें बता दिया कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻12 सेंटीमीटर की कोटि, और परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर की कोटि होती है। चौथी बात हमें बता दिया कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तेजी से घूमते हैं। ये सभी बातें बताई गई। मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसकी इस मॉडल की कमियां क्या हैं जो कि जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम जानेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए जी, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब हम जान लेते हैं कि इस मॉडल की, रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं, कमियां क्या हैं। तो इस मॉडल की बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहली बात, क्लार्क मैक्सवेल एक नामक वैज्ञानिक है। क्लार्क मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक क्वेश्चन किया रदरफोर्ड से। जब जब कोई भी मॉडल प्रस्तुत होता है ना, तो वहां पे बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे होते हैं और अलग अलग क्रैश क्वेश्चन करते हैं। क्रैश क्वेश्चन की बताइए ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, और जो मॉडल प्रस्तुत किए उनको बताना होता है। तो रदरफोर्ड भी बैठे हुए थे। रदरफोर्ड से जब क्वेश्चन पूछने लगे अलग अलग वैज्ञानिक कि बताइए ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो उनमें से कुछ का ये जवाब रदरफोर्ड नहीं दे पाए। अब किसका जवाब नहीं दे पाए, यही बात यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहली बात कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार गति करते हुए धनावेशित इलेक्ट्रॉन की विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि होनी चाहिए तथा उसे धीरे से नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे धन आवेशित नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे लिखा गया है, ऋण ऋण आवेशित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात वैज्ञानिकों ने ये पूछा कि एक सिद्धांत है, यहां से क्लार्क मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, यहां तक ये एक सिद्धांत का नाम है जी, क्लार्क मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो क्लार्क मैक्सवेल ने हमें ये बात बताया ना कि कोई भी कण है, अगर वो कोई भी कण अगर वृत्तीय गति कर रहा है, कोई भी कण है अगर वो वृत्तीय गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी। ठीक है, जैसे कि आप एक ग्राउंड में आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए, तो आप इस तरीके से इस ग्राउंड में दौड़ेंगे, दौड़ते 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 रहेंगे, तो आपकी एक समय के बाद आपकी एनर्जी लॉस होती जाएगी। तो जब ऊर्जा में आपकी सबसे पहली क्या होगी कि ऊर्जा में क्या होगी, ऊर्जा में हानि होगी। और जब ऊर्जा में हानि होगी फिर भी आपको कहा जाएगा कि नहीं दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए, तो एक समय आएगा कि आप क्या हो जाएगा कि आप आराम से जाते जाते दौड़ते 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 इस तरीके से दौड़ते रहेंगे, दौड़ते 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 एक समय आएगा कि आप गिर जाएंगे ना। तो ऐसे ही सबसे पहले क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में यही बात बताया कि कोई भी अगर आवेशित कण है, अगर वो वृत्तीय गति करेगा तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी। जब ऊर्जा में हानि होगी तो एक समय के पश्चात, ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति करता है अपनी कक्षाओं में, तो उसकी भी तो ऊर्जा में हानि होती है ना, तो उसकी भी ऊर्जा में हानि होगी। तो जब ऊर्जा में हानि होगी, जब इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु है, परमाणु के केंद्र में नाभिक है और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं हैं। तो वैज्ञानिकों ने यह कहा कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति तेजी से कर रहा है, जब इस तरीके से करेगा तो इसकी ऊर्जा में हानि होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इस पर धनात्मक आवेश होता है, तो धनायन जो है वो अपनी ओर इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जब ऊर्जा में हानि होती रहेगी तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु गिरता क्यों नहीं है, क्यों नहीं गिरता है? तो इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था जब पूछा इन्होंने।
तो यही बात हमने लिखा है कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार गति करते हुए ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति करता है तो विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि होती है। किस रूप में? विकिरण के रूप में ऊर्जा की हानि होनी चाहिए। और जब हानि होनी चाहिए तथा उसे धीरे धीरे नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। सबसे पहली यही इसकी बहुत बड़ी कमी थी, जिसका जवाब रदरफोर्ड के पास था नहीं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता तो ये परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसका जवाब नहीं था। दूसरी बात, दूसरा इनका कमियां निकाला गया कि यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका। मतलब रदरफोर्ड हमें ये नहीं बता सके कि ये जो हम मान लेते हैं, रदरफोर्ड हमें ये नहीं बता सके। रदरफोर्ड ने तो इतना बात बता दिया था कि परमाणु होता है, इसके केंद्र में नाभिक होता है, इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। तो रदरफोर्ड ने हमें ये नहीं बताया था कि पहली जो कक्षा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉनों के वितरण को नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में कितने कितने होंगे। तो यही बात लिखा गया है कि यह मॉडल कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका। ये इसकी दूसरी कमियां थी। तीसरी इसकी मेन कमियां थी कि यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। तो ये तीन इसकी मोस्टली कमियां हैं जिसको आपको पता करना है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप हमें बताइएगा किसी भी माध्यम से आपको जानकर। आप हमें ये बताइएगा कि हमने अभी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन तेजी से वृत्तीय गति कर रहा है तो उसको नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु वो नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? ये कारण आपको बताना है। अब तो सभी को पता है, तो आप नेट से कहीं से भी आप खोज कर आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के सभी स्टूडेंटों को जो हम टॉपिक करा रहे हैं, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर लगभग अब आपका समाप्त होने ही वाला है। चलिए दोस्त, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।